Hello, students. Once again, I am going to discuss about a topic of contemporary India and education. एक बार पुनः मैं समसामयिक भारत और शिक्षा इस पेपर के अंतर्गत एक टॉपिक पर पुनः डिस्कस करने जा रहा हूं। ये मेरा चौथा वीडियो है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो आप सभी से लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने मित्रों तक भी इसे शेयर करिएगा। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है औपनिवेशिक और स्वतंत्रता के बाद की अवधि में आधुनिक शिक्षा का प्रसार, स्प्रीड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन कॉलोनियल एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। इस टॉपिक के अंतर्गत हम दो वीडियो बनाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है। तो जो हमारा आज का पहला वीडियो है वो केंद्रित है ब्रिटिश काल में आधुनिक शिक्षा का प्रसार किस प्रकार हुआ, स्प्रीड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अंग्रेज आधुनिक शिक्षा आरंभ करने में अधिक सफल रहे। निसंदेह आधुनिक शिक्षा का प्रसार केवल सरकार के प्रयास से ही नहीं हुआ है, अपितु प्रबुद्ध भारतीयों ने भी इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। भारत में ईसाई धर्म प्रचारकों तथा व्यापारियों के हाथों कई विद्यालय स्थापित किए गए तथा उनका कार्यक्षेत्र मद्रास ही रहा। धीरे धीरे कार्यक्षेत्र का विस्तार बंगाल में भी होने लगा। इन विद्यालयों में ईसाई धर्म के साथ साथ इतिहास, भूगोल, व्याकरण, गणित, साहित्य आदि विषय भी पढ़ाए जाते थे। रविवार को विद्यालय बंद रहता था। 150 वर्ष बीतने के बाद भी राज्य विस्तार में बाधा पड़ने के डर से ईस्ट इंडिया कंपनी शिक्षा के विषय के प्रति उदासीन रही। फिर भी विशेष कारणों और उद्देश्यों से 1781 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने मुस्लिम कानून और संबद्ध विषयों के अध्ययन के लिए कलकत्ता मदरसा कायम किया। जोनाथन डंकन ने 1791 ईस्वी में हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए वाराणसी में संस्कृत कॉलेज स्थापित किया। दोनों संस्थाओं की स्थापना इस उद्देश्य से की गई कि उनसे कंपनी की अदालतों में न्याय प्रशासन के लिए योग्य भारतीय नियमित रूप से मिल सके। कुछ प्रमुख बिंदुओं के अंतर्गत हम देखते हैं तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने शासन के प्रारंभिक दिनों में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रयास नहीं किया। 1781 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की, जिसमें फारसी और अरबी का अध्ययन होता था। 1784 ईस्वी में हेस्टिंग्स के सहयोगी सर विलियम्स जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। 1784 ईस्वी में हेस्टिंग्स के सहयोगी सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, जिसका उद्देश्य प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति का अध्ययन करना था। ब्रिटिश प्रेसिडेंट जोनाथन डंकन द्वारा 1791 में वाराणसी में हिंदू कानून और दर्शन हेतु संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। सन 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली द्वारा कंपनी के असैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर और सर हाइड ईस्ट ने मिलकर कोलकाता में 1817 ईस्वी में
हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो कालांतर में प्रेसिडेंसी कॉलेज बन गया। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में शिक्षा के क्षेत्र में वास्तविक प्रयास 1813 ईस्वी में किया गया। 1813 के चार्टर एक्ट आज्ञा पत्र में गवर्नर जनरल को अधिकार दिया गया कि वह 1 लाख रुपए साहित्य के पुनरुद्धार और उन्नति के लिए तथा भारत में स्थानीय विद्वानों को प्रोत्साहन देने के लिए एवं अंग्रेजी प्रदेशों के वासियों में विज्ञान के आरंभ और उन्नति के लिए खर्च करें। फिर भी कंपनी के अधिकारियों ने 1823 ईस्वी तक इस काम के लिए यह तुच्छ रकम भी नहीं थी। मतलब 1 लाख रुपए की धनराशि अनुमन्य की गई थी कि पूरे देश में साहित्य के प्रसार के लिए और साहित्य की समृद्धि के लिए ये रकम खर्च की जाएगी, लेकिन यह रकम 1823 ईस्वी तक भी जो है नहीं दी गई थी। इस आज्ञा पत्र से मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म, संस्कृति व शिक्षा के प्रसार की छूट प्रदान कर दी गई। 1823 ईस्वी में एक लोक शिक्षा समिति गठित की गई जिसमें 10 सदस्य थे। इसमें 2 दल थे, एक प्राच्य विद्या समर्थक दल, भारतीय भाषा संस्कृति की शिक्षा का जो समर्थन करते थे वह दल था जो प्राच्य विद्या समर्थक दल कहलाया। दूसरा आंग्ल विद्या समर्थक दल जो अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा का समर्थक था। इनके मध्य विवाद चलता रहा और यह विवाद 20 वर्षों तक चलता रहा, जिसे आंग्ल प्राच्य विवाद, ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी कहा जाता है। इस विवाद को बढ़ता देख तत्कालीन ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने लॉर्ड मैकाले को लोक शिक्षा समिति बंगाल का प्रधान नियुक्त कर इस भाषा संबंधी विवाद पर अपना विवरण प्रस्तुत करने को कहा। मैकाले का विवरण पत्र, जो मैकाले मिनट्स के नाम से जाना जाता है, आइए उसको देखते हैं। मैकाले ने अपने विवरण पत्र में स्पष्ट रूप से और कड़े शब्दों में माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत की। उसने अंग्रेजी साहित्य और पाश्चात्य दर्शन को पढ़ाए जाने पर बल दिया। वह अंग्रेजी शिक्षा का घोर प्रशंसक था तथा प्राच्य शिक्षा व संस्कृति का उपहास उड़ाता था। उसका तर्क था कि अंग्रेजी संभ्रांत व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है और अंग्रेजी द्वारा भारत में भी अंग्रेज भारतीयों का निर्माण किया जा सकता है। साथ ही उसने शिक्षा प्रदान करने हेतु निस्पंदन सिद्धांत, कहीं कहीं निस्यंदन सिद्धांत भी लिखा मिलेगा आपको, फिल्टरेशन थियरी का सुझाव दिया। ये फिल्टरेशन थियरी क्या थी? फिल्टरेशन थियरी थी कि जैसे जो समाज में जो हायर क्लास के लोग हैं, जो उच्च वर्ग के लोग हैं, उन्हें ही केवल शिक्षा दी जाए, उन्हें ही पढ़ाया लिखाया जाए, खासतौर से अंग्रेजी की शिक्षा उनको दी जाए और नीचे वाले जो निचले तबके के लोग हैं उन तक छन छन के शिक्षा पहुंचेगी। यही था फिल्टरेशन थियरी कि उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षित कर दीजिए तो निचले तबके के लोग उनके प्रभाव से शिक्षित हो जाएंगे। मैकाले के इस विवरण पत्र पर अपनी सहमति प्रदान करते हुए भारत में मैकाले मिनट के समस्त प्रावधानों को कानून के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई। मैकाले ने भारतीय साहित्य का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि यूरोप की किसी एक लाइब्रेरी में रखी हुई किसी एक अलमारी की पुस्तक के बराबर भी पूरे भारत का
साहित्य नहीं है, वह इतना हीन दृष्टि से देखता था। बेंटिंक ने 7 मार्च 1835 ईस्वी को सरकारी विज्ञप्ति के द्वारा भारत की भावी शिक्षा नीति की घोषणा निम्न रूप में की थी। शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विशिष्ट रूप से लगाया जाने वाला संपूर्ण धन केवल अंग्रेजी शिक्षा के लिए ही प्रयोग किया जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने मैकाले मिनट्स देखा कि शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विशिष्ट रूप से लगाया जाने वाला संपूर्ण धन केवल अंग्रेजी शिक्षा के लिए ही प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि उनका उद्देश्य था अंग्रेज भारतीय का निर्माण करना। मतलब वो यहाँ पे जिनको शिक्षित भी करना चाहते थे तो उनको उतनी ही शिक्षा देना चाहते थे कि वो उनके किसी काम आ सकें। जैसे उनको क्लर्क चाहिए होते थे, या जो क्लर्क के लेवल के लिपिकी काम के लिए जो कर्मचारी होते हैं, उनको वो अगर बाहर से ले आते, अपने यहाँ से ले आते, तो काफ़ी खर्च पड़ता। तो वो यहीं पर अंग्रेज भारतीय बनाना चाहते थे जो उनके काम आ सके। तो आगे हम देखते हैं वुड डिस्पैच। इसके पश्चात 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट में भारत के शिक्षा के विकास की जांच के लिए एक समिति के गठन का प्रावधान किया गया। सर चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में गठित समिति ने भारत में भावी शिक्षा के लिए एक वृहद योजना तैयार की, जिसे वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है, और इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वुड डिस्पैच की प्रमुख सिफारिशें क्या क्या थी, आइए देखते हैं। सरकार पाश्चात्य शिक्षा, कला, दर्शन, विज्ञान और साहित्य का प्रसार करे। उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो, लेकिन देसी भाषाओं को भी प्रोत्साहित करने की बात वुड डिस्पैच में की गई थी। देसी भाषाई प्राथमिक पाठशालाएं स्थापित की जाएं और उनके ऊपर जिला स्तर पर एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल और संबंधित कॉलेज खोले जाएं। अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने की भी संस्तुति इसमें की गई थी। महिला शिक्षा को बढ़ावा, निजी विद्यालयों हेतु अनुदान, लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कोलकाता, मुंबई और मद्रास में 3 विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना। तो ये सारी जो सिफारिशें थीं, ये किसमें थी? वुड डिस्पैच में थी। आगे हम लोग देखते हैं, अब है हंटर कमीशन। तो लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया, जिसका उद्देश्य 1854 ईस्वी के बाद शिक्षा के क्षेत्र में की गई प्रगति का मूल्यांकन करना था। इस आयोग द्वारा प्राथमिक शिक्षा के प्रसार पर बल दिया गया। इसकी सिफारिशें क्या क्या थी? तो हंटर आयोग की जो सिफारिशें थी वो थी, प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषा तथा उपयोगी विषयों में हो तथा इसका नियंत्रण जिला और नगर बोर्डों को सौंपा जाए। उच्च शिक्षा का संचालन सरकार न करे तथा उसकी जगह पर कॉलेजों को ही वित्तीय सहायता तथा अनुदान निर्धारित करना चाहिए। अर्थात इसमें यह कहा गया कि उच्च शिक्षा का जो संचालन है उसे सरकार न करे, बल्कि जो कॉलेज हैं उन्हें ही आर्थिक सहायता दी जाए, उन्हें ही अनुदान दिया जाना चाहिए, और कॉलेज जो है अपने स्तर पर उसका संचालन करें। और प्राथमिक शिक्षा जो है वो स्थानीय भाषा में हो, उपयोगी विषयों में हो, और इसका नियंत्रण जो है वो भी सरकार की बजाय जिला और नगर के बोर्डों को सौंप दिया जाना चाहिए। महिला शिक्षा को बढ़ावा देने पर भी इसमें बल दिया गया। शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहन। निजी प्रयत्नों से मतलब ये है कि अगर कोई विद्यालय खोलना चाहता है
शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहता है तो उसे सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। हाई स्कूल स्तर पर व्यापारिक एवं व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके बाद 1921 ईस्वी में कर्जन ने भारत के उच्च शिक्षा और विश्वविद्यालय अधिकारियों का एक सम्मेलन शिमला में बुलाया तथा इस सम्मेलन में पारित प्रस्ताव को शिमला प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। शिमला सम्मेलन में पारित प्रस्तावों की तीखी आलोचना से विवश होकर कर्जन ने 1902 ईस्वी में थॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की। आगे देखते हैं। अब 1904 ईस्वी में पारित भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के मुख्य प्रावधान क्या थे? तो 1904 ईस्वी में पारित भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं। विश्वविद्यालयों को अध्ययन तथा शोध के लिए प्रोफेसर और लेक्चरर की नियुक्ति करनी चाहिए। विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ गया। अशासकीय कॉलेजों पर सरकारी नियंत्रण कठोर हो गया तथा समय समय पर निरीक्षण का अधिकार मिल गया और गवर्नर जनरल को विश्वविद्यालय की क्षेत्र सीमा निर्धारित करने का अधिकार मिल गया। ये सारी चीजें किसमें हुई? जो 1904 ईस्वी में पारित हुआ भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, उसमें ये किया गया कि जो विश्वविद्यालय थे उन पर सरकारी नियंत्रण बढ़ गया और इसके साथ साथ क्या हो गया कि अशासकीय कॉलेजों पर, जो कॉलेज अशासकीय थे मतलब जो राजकीय नहीं थे, उन कॉलेजों पर भी सरकारी नियंत्रण कठोर में हो गया क्योंकि सरकार को उसमें ये अधिकार हो गया कि वो समय समय पर उसका इंस्पेक्शन करेगी, निरीक्षण करेगी, उसकी कमियों को जांचेगी। गवर्नर जनरल को विश्वविद्यालय की क्षेत्र सीमा निर्धारित करने का अधिकार मिल गया। जो गवर्नर जनरल होते थे वो जो है विश्वविद्यालय की क्षेत्र सीमा का निर्धारण करेंगे, मतलब कि विश्वविद्यालय का विस्तार कहाँ तक होगा, किन किन जनपद के जो स्टूडेंट्स हैं वो उस विद्यालय के अंतर्गत आएंगे, तो ये सीमा जो है वो निर्धारित करने का अधिकार गवर्नर जनरल को हो गया। अब आगे देखते हैं। कॉलेजों को विश्वविद्यालय से संबंधित करने का अधिकार सरकार ने अपने जिम्मे ले लिया। तो पहले विश्वविद्यालय जो है वो स्वयं जो है कॉलेजों को एप्लीकेशन देते थे, लेकिन आगे चलकर सरकार ने इसे अपने जिम्मे ले लिया। तो 1916 ईस्वी तक भारत में 5 विश्वविद्यालय थे। इसके बाद 7 नए विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। बीएचयू तथा मैसूर विश्वविद्यालय 1916 ईस्वी, पटना विश्वविद्यालय 1917 ईस्वी, उस्मानिया विश्वविद्यालय 1918 ईस्वी, अलीगढ़ विश्वविद्यालय 1920 और लखनऊ तथा ढाका विश्वविद्यालय 1921 में स्थापित हुए। आगे चलकर दिल्ली 1922, नागपुर 1923, आगरा 1927, आंध्र प्रदेश 1926 और अन्नामलाई विश्वविद्यालय 1926 में स्थापित हुए। कॉलेजों की संख्या में वृद्धि हुई। व्यावसायिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा, हरिजनों की शिक्षा में उन्नति होती चली गई। फिर आगे है सैडलर आयोग, सैडलर कमीशन। तो 1917 ईस्वी में सरकार ने डॉक्टर माइकल सैडलर की अध्यक्षता में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन हेतु एक आयोग का गठन किया। आयोग में आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद 2 भारतीय सदस्य थे। इस आयोग ने 1904 ईस्वी के विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़ी आलोचना करते हुए इसमें निम्न सिफारिशें की। अब सैडलर आयोग की, सैडलर कमीशन की क्या क्या सिफारिशें थी? मुख्य
जो थी सिफारिशें, उनको देखते हैं कि इंटरमीडिएट कक्षाएं विश्वविद्यालय से पृथक होनी चाहिए तथा इंटरमीडिएट की परीक्षाओं हेतु माध्यमिक बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए। पहले जो इंटरमीडिएट की कक्षाएं होती थी वो विश्वविद्यालय से ही अटैच होती थी, तो पहली बार सैडलर कमीशन ने जो है इसको उनसे अलग करने का सुझाव दिया और इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए माध्यमिक बोर्ड के गठन का सुझाव दिया। फिर कोलकाता विश्वविद्यालय को भारत सरकार के नियंत्रण से मुक्त कर बंगाल सरकार के अधीन किया जाना चाहिए। स्नातक स्तर पर 3 वर्षीय पाठ्यक्रम लागू करने की सिफारिश सैडलर कमीशन ने की। महिला शिक्षा पर जोर दिया जाना चाहिए और प्रत्येक विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्त किए जाएं, वाइस चांसलर। सैडलर आयोग की सिफारिशों पर उत्तर प्रदेश में एक बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना हुई। मैसूर, पटना, बनारस, अलीगढ़, ढाका, लखनऊ और हैदराबाद में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। शिक्षा अब प्रांतीय विषय बन गया तथा विश्वविद्यालय के संचालन का जिम्मा अब प्रांतों अर्थात प्रदेशों का हो गया। अब सैडलर कमीशन के बाद फिर है हरटॉन्ग समिति। शिक्षा के विकास पर रिपोर्ट देने के लिए सरकार ने 1929 ईस्वी में हरटॉन्ग की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया। इसकी सिफारिशें निम्न थीं: प्राथमिक शिक्षा पर बल, ग्रामीण संस्कृत के छात्रों को मिडिल स्कूल तक ही शिक्षा दी जाए, उसके बाद उन्हें व्यावसायिक और औद्योगिक शिक्षा दी जाए। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण सुझाव था इसका कि ग्रामीण संस्कृति के जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्र हैं उनको मिडिल स्कूल तक ही शिक्षा दी जाए, उसके बाद उन्हें व्यावसायिक और औद्योगिक शिक्षा दी जाए। फिर आगे क्या था? विश्वविद्यालयों में सुधार हो और उन्हीं को उच्च शिक्षा मिले जो उसके योग्य हो। हरटॉन्ग समिति की सिफारिशों के आधार पर ही 1935 में 1935 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन हुआ। वर्धा योजना, वर्धा स्कीम, अक्टूबर 1937 ईस्वी में वर्धा में आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन में गांधी जी द्वारा शिक्षा पर प्रस्तुत योजना को वर्धा शिक्षा योजना कहा गया। इसकी सिफारिशें इस प्रकार थीं: 7 से 14 वर्ष के बच्चों की अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा हो, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए, छात्रों को उनकी रुचि के अनुरूप व्यावसायिक शिक्षा मिले। इसके अलावा और कई सिफारिशें जो है वर्धा स्कीम में थीं, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के कारण यह योजना जो है लागू नहीं हो सकी। फिर इसके बाद थी सर्जेंट योजना, सर्जेंट स्कीम। तो 1944 ईस्वी में भारत सरकार के सलाहकार सर जॉन सर्जेंट ने शिक्षा पर एक विस्तृत योजना प्रस्तुत की। देश में प्रारंभिक उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए जाएं। इनकी योजना क्या थी, क्या इनकी सिफारिशें थी कि देश में प्रारंभिक उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए जाएं, 6 से 11 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध हो, उच्च विद्यालय 2 प्रकार के हों, विद्या विषयक और प्राविधिक और व्यावसायिक, और डिग्री पाठ्यक्रम जो हो वो 3 वर्ष का हो। तो उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारत में ब्रिटिश राज के दौरान बड़े सांस्कृतिक बदलाव आए। आज भी कई ऐसी समस्याएं हैं जो ब्रिटिश राज का ही परिणाम है, जैसे आज़ादी के
स्वतंत्रता के 75 वर्ष के बाद भी अंग्रेजी का ही वर्चस्व बना हुआ है। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो साक्षरता दर 12% थी, यानी 88% लोग अंग्रेजी क्या भारतीय भाषाएं भी पढ़ लिख नहीं सकते थे। तो भारत को ब्रिटिश शिक्षा की देन क्या है और उससे क्या हानियां हैं, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। भारत को ब्रिटिश शिक्षा की देन, कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉलोनियल एजुकेशन टू इंडिया। इसने भारत का परिचय अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी साहित्य, पश्चिमी देशों की प्रमुख विचारधारा तथा औद्योगिक विकास व दर्शन से कराया। मिशनरियों ने भारत की आधुनिक भाषाओं के व्याकरण ग्रंथ, शब्दकोश आदि तैयार किए और इन भाषाओं में पुस्तकें व पत्रिकाएं प्रकाशित की। सार्वजनिक शिक्षा के सहायक साधनों का परिचय कराया, जैसे मुद्रणालय, रेडियो, सिनेमा। ये सारी चीज़ें जो है ये उन्हीं की देन थी। फिर ब्रिटिश शिक्षा से हानियां क्या थी? डिसएडवांटेजेस ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन। तो इस शिक्षा नीति ने भारत को आर्थिक रूप से कमजोर कर अपने शिकंजे में लेकर उसे गुलाम बना लिया। मैकाले की शिक्षा नीति द्वारा भारत का मौलिक ज्ञान, विज्ञान, यहाँ की भाषा और साहित्य तथा शिक्षा का बहुत नुकसान हुआ। शिक्षा महज नौकरी का माध्यम बन गई और शिक्षा के वास्तविक जो उद्देश्य थे वो चिंतन से गायब हो गए। ऊट के घोषणा पत्र में उच्च शिक्षा के स्तर पर केवल अंग्रेजी को ही अनिवार्य किया जाना भी इस शिक्षा नीति की कमी है। ब्रिटिश शिक्षा ने योजना विहीन विकास की नींव डाली। उसी का परिणाम है कि स्वतंत्र भारत में 1967 से पहले हमारी कोई राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं थी। तो इस तरह से आज हम लोगों ने देखा कि ब्रिटिश काल के दौरान शिक्षा का प्रसार वो किस प्रकार हुआ, कब कब कौन कौन सी समितियां गठित की गई और उनके क्या सुझाव मिले और वो किस प्रकार लागू हुए। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। आगे इसका जो दूसरा पार्ट है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात शिक्षा का प्रसार, उसको मैं जल्द ही लेकर आऊँगा। मुझे उम्मीद है कि मेरा यह वीडियो आप सभी को पसंद भी आया होगा और आपके लिए उपयोगी भी सिद्ध होगा। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अन्य टॉपिक पर भी अपने वीडियोस बनाऊं। अभी चूंकि समसामयिक भारत और शिक्षा ये पेपर है, तो इसको कंप्लीट करने के बाद मैं टीचिंग लर्निंग पर भी अपने वीडियोस बनाऊंगा। तो आप सब, अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करें। थैंक यू।